प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। साइंस क्लास 10 में आप सबका स्वागत है। मैं आपको कई दिनों से ऑनलाइन कक्षा उपलब्ध करा रहा हूँ। इसी कड़ी में मैंने कल आपको कोयला और पेट्रोलियम के बारे में बताया था। आज मैं आपका ध्यान बायोडीजल की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। देखिए, बायोडीजल जैविक स्रोतों से प्राप्त तथा डीजल के बिल्कुल समतुल्य ईंधन है। इसके बारे में मैंने कल भी आपको थोड़ा सा बताया था। बायोडीजल आपको शायद पता होगा, अलवर मेगा हाईवे पर अपने यहाँ से बांदीपुर से जस्ट थोड़ा सा आगे बसवा से पहले ही, डाइट से पहले एक बायोडीजल का पेट्रोल पंप है। गवर्नमेंट ने जगह जगह बायोडीजल के पेट्रोल पंप खोल रखे हैं जो बिल्कुल डीजल वाले पेट्रोल पंपों से बिल्कुल अलग है। आशा होटल के जस्ट पास में है। वहां पर ये बायोडीजल मिलता है और जो पेट्रोल पंप पर डीजल मिलता है उससे सस्ता भी मिलता है। बिल्कुल डीजल के समतुल्य ईंधन है। ये 100% नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होता है। नवीकरणीय स्रोतों, इसका मतलब तात्पर्य है कि इसको बनाने के लिए जो बायोफ्यूल मिशन चलाया है, बायोडीजल की व्यवसायिक खेती करने के लिए इसी प्रकार की वनस्पतियों को उगाया जा रहा है जिससे ये डीजल तैयार किया जाता है। परंपरागत डीजल इंजनों को बिना कोई परिवर्तन किए, अर्थात उनके जो उपकरण हैं, योग्यताओं, इस डीजल से भी चल सकते हैं। यह परंपरागत ईंधनों का एक स्वच्छ विकल्प है। क्यों? और इसी उम्मीद के कारण इसको भविष्य का ईंधन भी माना जा रहा है। विषैला नहीं होता, जैव निम्नीकरणीय है, बायोडिग्रेडेबल। से तात्पर्य क्या समझ रहे होंगे आप? यानी इसको क्या कर सकते हैं, जीवाणु के द्वारा अपघटित किया जा सकता है। इसे जीवाणु खाकर के क्या कर सकते हैं, वापस मिट्टी में विलीन कर सकते हैं, इसका अपघटन कर सकते हैं, इसका पाचन कर सकते हैं। बायोडीजल के बारे में सबसे बड़ी बात जो है ये है कि दूसरे जीवाश्म ईंधनों की भांति पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, मोम, ईथर, बेंजीन, इनके द्वारा जो वायुमंडल का प्रदूषण होता है ना, वैसा प्रदूषण इसके द्वारा नहीं होता। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में बायोडीजल की व्यवसायिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए बायोफ्यूल मिशन और बायोफ्यूल अथॉरिटी का गठन कर दिया गया है। इसके तहत क्या की जा रही है, खेती की जा रही है। इसमें उन्हीं वनस्पतियों को उगाया जा रहा है जो बायोडीजल बनाने के काम में आती है। तो मैं आपको बायोडीजल के बारे में लिखवाना चाहूंगा आज। बायोडीजल देखिए, बायोडीजल क्या है? बायोडीजल से तात्पर्य है कि बायोडीजल जैविक स्रोतों से प्राप्त बायोडीजल जैविक स्रोतों से प्राप्त तथा बिल्कुल किसके समान, डीजल के समतुल्य है, तथा डीजल के समतुल्य। पहली बात है कि बायोडीजल है कैसे स्रोतों से प्राप्त होता है, जैविक स्रोतों से प्राप्त है, सजीवों से प्राप्त नहीं, पेड़ पौधों से बना हुआ। 100% नवीकरणीय स्रोतों से बनाया जाता है। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि बायोडीजल किन से बनता है, नवीकरणीय स्रोतों से बनाया जाता है। नवीकरणीय
70% नवीकरणीय स्रोतों से बनाया जाता है इसको। तीसरी बात क्या है इसके लिए कि जो परंपरागत डीजल इंजन है, परंपरागत डीजल इंजनों को बिना परिवर्तन किए इसे उपयोग में लिया जा सकता है। बायोडीजल का उपयोग परंपरागत डीजल इंजनों में बायोडीजल का उपयोग परंपरागत डीजल इंजनों में बिना कोई परिवर्तन किए प्रयोग किया जा सकता है। यह नहीं है मॉडिफाई करना पड़े, डीजल इंजनों को मॉडिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। यह परंपरागत ईंधनों का एक स्वच्छ विकल्प है। यह है परंपरागत ईंधनों के लिए ईंधनों का एक स्वच्छ विकल्प। यह परंपरागत ईंधनों का एक स्वच्छ विकल्प है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम डाल देंगे कि स्वच्छ विकल्प है और भविष्य का ईंधन है, यह भी लिख दो इसी में। और भविष्य का तात्पर्य समझते होंगे कि आगे समय में इसी का उपयोग किया जाएगा। क्यों कि 40 सालों में क्या हो जाएंगे, पेट्रोलियम पदार्थ समाप्त हो जाएंगे, तब किसका उपयोग करेंगे हम? तब हम इन्हीं बायोडीजल और बायोगैसों का ही क्या करेंगे, हम उपयोग कर पाएंगे। इन्हीं का क्या कर पाएंगे, हम उपयोग कर पाएंगे। इसलिए इसको भविष्य का क्या माना जा रहा है, ईंधन माना जा रहा है। यह विषैला नहीं होता और जैव निम्नीकरणीय है। बायोडीजल जैव निम्नीकरणीय है तथा विषैला नहीं होता। यानी इसे जीवाणु खा करके और क्या कर देते हैं, अपघटित भी कर देते हैं। जीवाणु क्या कर देते हैं, इसको खा करके और अपघटित कर देते हैं, उन्हें चक्रित कर देते हैं। इसलिए ये जैव निम्नीकरणीय है। कैसा है, जैव निम्नीकरणीय। ये पर्यावरण के लिए बायोडीजल पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। बायोडीजल किसके लिए हानिकारक नहीं है, पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं। बायोडीजल पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। बायोडीजल पर्यावरण के लिए कैसा नहीं है, हानिकारक नहीं। इसी के साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि राजस्थान सरकार ने इसके लिए क्या क्या कर दिया है। राजस्थान सरकार ने बायोडीजल की व्यावसायिक खेती को प्रोत्साहित कर दिया है और बायोफ्यूल
मिशन और बायोफील्ड अथॉरिटी का गठन कर दिया गया है। इसमें एक लाइन और लिखेंगे, इससे पहले मैं इसको एक बार रिपीट करना चाहूंगा, अच्छी तरह ध्यान से देखें। देखिए बायोडीजल क्या है? बायोडीजल जैविक स्रोतों से प्राप्त डीजल के समतुल्य ईंधन है। एक बात हो गई, कंठस्थ याद हो गया होगा कि भाई ये जैविक स्रोतों से प्राप्त होता है और डीजल के समतुल्य यानी बिल्कुल डीजल के जैसा ही ईंधन है। बायोडीजल 100% नवीकरणीय स्रोतों से बनाया जाता है, अर्थात इसका पुनर्निर्माण करना संभव है क्योंकि जैविक खेती कर ली जाती है इसकी और बायोडीजल तैयार कर लिया। ये व्हाइट कलर का आता है, आपने देखा हो तो अगर किसी ने, बिल्कुल श्वेत रंग का डीजल होता है, जबकि हम देखते हैं कि अन्य डीजल है ब्लू कलर के होते हैं, लेकिन ये 100% श्वेत कलर का होता है, हल्का सा पीलापन नहीं होता है। बायोडीजल का उपयोग परंपरागत डीजल ईंधनों में बिना कोई मॉडिफाई किए परिवर्तन किए उनका प्रयोग कर सकते हैं। कहते उसी ईंधन में कर सकते हैं, हमने बायोडीजल डाल दिया तो हमने कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उसी प्रकार के प्रयोग में परंपरागत जो ईंधन है उनका एक स्वच्छ विकल्प माना जाता है। भविष्य का ईंधन मान रहे हैं आने वाले समय में तो ये परंपरागत डीजल खत्म हो जाएगा तो उसके स्थान पर ये विकल्प काम करेगा। बायोडीजल जैव नवीकरणीय है, अर्थात इसे जीवाणु खा करके हम वर्णित कर सकते हैं क्योंकि पेड़ पौधों से बना हुआ होता है, विषैला नहीं होता, पर्यावरण के लिए हानिकारक भी नहीं है। अब राजस्थान सरकार ने इसके लिए क्या किया? राजस्थान सरकार ने बायोडीजल के लिए क्या किया? बायोडीजल में आप एक स्टार लगा करके और इस बात को लिख देना, यानी दो कि बायोडीजल, राजस्थान सरकार ने प्रदेश में बायोडीजल की प्रदेश में बायोडीजल को क्या करने के लिए? व्यावसायिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए क्या कर दिया गया है? बायोफ्यूल मिशन और बायोफ्यूल अथॉरिटी का गठन कर दिया है। बायोफ्यूल मिशन एवं बायोफ्यूल अथॉरिटी का क्या कर दिया गया है? गठन कर दिया गया है। बायोफ्यूल मिशन और बायोफ्यूल अथॉरिटी का क्या कर दिया गया है? गठन कर दिया गया है। यहां तक की बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे सतत पोषणीय विकास क्या है? नया पॉइंट है हमारा, सतत पोषणीय विकास। सतत माने लगातार पोषित करने वाला विकास, यानी जैसे हमने जंगल से 4 पेड़ काटे हैं तो हमें 4 पेड़ लगा करके उनको तैयार करना हो ताकि जंगल के ऊपर क्या नहीं पड़े, किसी प्रकार का वन संसाधन में प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ये कहलाता है क्या? एक तरह से इस प्रकार का डेवलपमेंट जो लगातार सतत पोषित होता है। किसी भी संसाधन का प्रयोग सतर्क होकर के करें,
चाहे कोई सा भी संसाधन हो, ताकि उसका प्रयोग न केवल हम कर सकें, जिनका प्रयोग आने वाली पीढ़ियां भी कर सकें, बल्कि कौन, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जीव जंतु किसने सुरक्षित रखे? हमारे पूर्वजों ने सुरक्षित रखे, इसलिए तो हमारे काम आ रहे हैं। और हमारा ये उद्देश्य है, हमारा ये ध्येय होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम इनको क्या करके रखें? संरक्षित करके रखें। यही बात क्या कहलाती है? सतत पोषणीय विकास कहलाती है। तो सतत पोषणीय विकास में लिखें कि किसी भी संसाधन का प्रयोग, किसी भी संसाधन का प्रयोग सावधानी पूर्वक करें कि किसी भी संसाधन का प्रयोग इतनी सावधानी पूर्वक करें कि उस वस्तुओं का प्रयोग हम ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्णतया पूर्ति कर सके। क्या कह रहेगा? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। क्या कहलाएगा? सतत पोषणीय इसे कहेंगे सतत पोषणीय विकास कि संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करना, इस तरह से उपयोग करना कि आने वाले पीढ़ियों के लिए वो संरक्षित रह सके और आने वाली पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूरी करने के लिए पूर्णतः उनका उपयोग कर सके। सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अब प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में जन भागीदारी के बारे में पढ़ेंगे। नया पॉइंट हमारा क्या आ रहा है? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में लोगों की क्या भूमिका है, इसके बारे में पढ़ना चाहिए। देखो, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में जन भागीदारी पॉइंट डाल लो। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में जन भागीदारी लोगों की किस तरह से सहयोग है? प्राकृतिक संसाधनों की क्या करेंगे? संरक्षण। देखिए, हम जानते हैं कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, सामाजिक प्राणी। मनुष्य कैसा प्राणी है भाई? एक सामाजिक। स्वच्छ पर्यावरण की किसी भी समाज को क्या होती है? आवश्यकता होती है। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि पर्यावरण दूषित हो।
कोई भी समाज ये नहीं चाहेगा ना कि पर्यावरण खराब हो। हर समाज ये चाहता है क्या कि पर्यावरण कैसा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छ पर्यावरण के साथ मानव जीवन भी स्वच्छ रहे, और मानव जीवन स्वच्छ है तो उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। और आप इस बात को भी जानते होंगे कि एक अच्छे स्वास्थ्य के अंदर ही अच्छा मस्तिष्क रहता है। यदि मान लीजिए व्यक्ति बीमार है या कोई भी छात्र बीमार है, तो बीमार होने पर उसका मस्तिष्क भी बीमार होगा, और मस्तिष्क बीमार होगा तो उसका समस्त अध्ययन भी बीमार हो जाएगा। इसलिए अगर स्वच्छता है तो स्वास्थ्य अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है तो मस्तिष्क भी अच्छा है, और मस्तिष्क अच्छा है तो अध्ययन भी स्वस्थ है। समझ गए हो ये बात? आज विकास विनाश का कारण बन गया है। क्यों आज विकास विनाश का कारण क्यों बनता जा रहा है? तो क्योंकि जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है उतना ही हम पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। पहले यातायात के साधन नहीं थे, हम सब लोग पैदल चला करते थे या फिर पशुओं के द्वारा बनाए हुए वाहन हुआ करते थे, जिनसे पर्यावरण का कोई भी प्रदूषण नहीं हुआ करता था। पूरी तरह से मानव स्वस्थ रहता था, ना इतनी बीमारियां थी, ना किसी प्रकार का कोई विषैला प्रभाव था। वर्तमान में टेक्नोलॉजी ने जो जो जितना आविष्कार किया है त्यों त्यों मानव जीवन के साथ खिलवाड़ होती गई। आज परमाणु बम बन गए हैं। उदाहरण 1945 में अमेरिका के द्वारा जापान पर गिराए गए हिरोशिमा और नागासाकी का 6 और 9 अगस्त याद होगा सबको। 2 परमाणु बम ऐसे गिरे कि हिरोशिमा नागासाकी दोनों है ना वाष्प बन करके उड़ गए। आज भी वहां पर पाई जाने वाली प्रकृति की जो वनस्पतियां हैं उनमें भी पक्षाघात या विकलांगता जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। लगातार विकिरणों का उत्सर्जन होता रहता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आज विकास विनाश का कारण बन गया है, जिससे पर्यावरण के जो जितने भी घटक है ना उन सारे के सारे घटकों को क्या होती जा रही है, हानि पहुंचती जा रही है। जैसे जल प्रदूषित हो रहा है, भूमि प्रदूषित हो रही है, उसके बाद में ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, वातावरण पूरी तरह से ऐसा हो चुका है कि दम घुटता है मानव। फिर भी मानव अपनी असंयमित और अविवेकशील विकास यात्रा को लगातार अभी भी क्या कर रखा है, जारी रख रखा है। कभी मंगल की यात्रा करता है, मंगल के लिए मिशन छोड़ता है, कभी चंद्रमा पर जाने की प्रयास जारी रखता है, कभी शुक्र ग्रह के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है, कभी अंतरिक्ष का मिशन बना लेता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि असंयमित और अविवेकशील विकास की यात्रा अभी भी चल रही है। उच्चतर मानव विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच जो एक तरह से सामंजस्य होना चाहिए था, वो सामंजस्य पूरी तरह से क्या होता जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। पर्यावरण के जानने वाले लगातार सचेत करते रहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण इतना हो गया है, हमारी ओजोन परत क्या होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। क्षोभ मंडल समताप मंडल के ऊपर पाई जाने वाली ओजोन परत जो हमारे और आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उन किरणों को रोक करके हमारा क्या करती है, सुरक्षा कवच का कार्य करती है। लगातार इस प्रदूषण से क्या होता जा रहा है, ओजोन की परत कमजोर होती जा रही है, पतली होती जा रही है, ताकि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे तक ज्यादा पहुंच रही है। उसका प्रभाव क्या हो रहा है, त्वचा कैंसर, रक्त कैंसर आदि होते जा रहे हैं। हम इस बारे में खूब समझ रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का तल बढ़ता जा रहा है, लगातार पर्यावरण प्रदूषण से कहीं बाढ़, सूखा, अकाल जैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही है। फिर भी क्या हो रहा है, पर्यावरण के संरक्षण के बीच में और विकास यात्रा के बीच में आपस में सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे। संसाधनों का अगर मान लीजिए इसी तरह से प्राकृतिक संसाधनों का हमने दोहन किया तो पर्यावरण और परिस्थितियों में संतुलन समाप्त हो जाएगा, एक गंभीर संकट हमारे सामने आ जाएगा। इन सबके उपरांत भी कुछ इस प्रकार के सफल प्रयोग और जन आंदोलन चल रहे हैं। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्यावरण के बारे में सचेत हैं, सावचेत हैं, सावधान हैं, लोगों को भी सचेत करते रहते हैं। कई आंदोलन चला रहे हैं, ये आंदोलन सफल भी रहे, पर्यावरण और परिस्थिति तंत्र में संतुलन बनाए रखने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और उसी से संबंधित मैं आपको एक बताता हूँ, क्या चिपको आंदोलन। तो उससे पहले अपन प्राकृतिक संसाधनों में संरक्षण की जो भागीदारी थी उसके बारे में मैं लिख देता हूँ कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और स्वच्छ पर्यावरण में रहना चाहता है। देखिए इसी में
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा प्रत्येक समाज को स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता है। ऐसा पर्यावरण चाहिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसको स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता है। अगर स्वच्छ पर्यावरण है तो मानव जीवन स्वस्थ है। यदि स्वच्छ पर्यावरण होगा तो मानव का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। जिस पर्यावरण में हम रह रहे हैं उसमें विकास हो रहा है और वो विकास विनाश बन रहा है। आज का विकास प्राणी मात्र के लिए क्या बनता जा रहा है? विनाश बनता जा रहा है। आज का जो विकास है प्राणी मात्र के लिए क्या बनता जा रहा है? विनाश बनता जा रहा है, क्योंकि पर्यावरण के समस्त घटकों को इस विकास ने हानि पहुंचाई है। पर्यावरण के समस्त घटकों को इस विकास ने क्षति पहुंचाई है। हर कोई घटक प्रभावित हो गया, चाहे जल, थल, नभ, वायु, पृथ्वी, आकाश जो भी है, सब कुछ क्या हो गया है? मानव की असंयमित और अविवेकशील यात्रा फिर भी जारी है। मानव विकास एवं पर्यावरण के बीच सामंजस्य समाप्त हो गया है। पर्यावरण संरक्षण और उसके बीच में पूरी तरह सामंजस्य खत्म हो गया। प्रकृति का या प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता जा रहा है, जिसके बारे में पर्यावरणविद सचेत करते रहते हैं। पर्यावरणविदों पर्यावरण विशेषज्ञों द्वारा सचेत करने के बाद भी क्या कर रहे हैं हम? प्राकृतिक संसाधनों का
अविवेक का उपयोग कर रहे हैं। सावधान करने के बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, अविवेक का उपयोग कर रहे हैं। फिर भी कुछ आंदोलन ऐसे चल रहे हैं जनता के द्वारा जो हमें समय समय पर पर्यावरण और परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखने की भूमिका अदा करने के लिए तैयार करते हैं। यहाँ तक की बात एक राइनोडिकोइस में जिससे प्रकृति में एक असंतुलन उत्पन्न हो गया है। फिर भी कुछ जन आंदोलन समय समय पर क्या करते हैं, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने की भूमिका निभा रहे हैं। पर्यावरण के बीच में और पारिस्थितिकी तंत्र में पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करते हैं। हम भी जानते हैं 50 आदमियों में से 10 आदमी ऐसे भी होंगे के लिए भी प्रेरित करते हैं भाई पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। और इसी से संबंधित एक चिपको मूवमेंट है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन वनों की सुरक्षा की दिशा में उठाया गया एक प्रगतिशील कदम। कैसा कदम है? वनों की दिशा में उठाया जाने वाला एक प्रगतिशील कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है वनों की जो काटने वाले ठेकेदार हैं वनों को, उन ठेकेदारों से सुरक्षा करना और वृक्षों को काटने से रोकना। इस आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? इस आंदोलन की शुरुआत राजस्थान के जोधपुर जिले में जो खेजड़ली नामक गांव था वहां। कहाँ हुई? खेजड़ली नामक गांव से हुई राजस्थान के, जहां अमृता देवी के साथ 363 बिश्नोई स्त्री पुरुष और बच्चों ने अपना क्या कर दिया था? बलिदान। बिश्नोई समाज के लोग आज भी प्रकृति को पूजते हैं, वन और वन्य जीवों से प्रेम करते हैं, उनके लिए बलिदान हो जाते हैं। चिपको आंदोलन में राजस्थान का इसी बिश्नोई समाज का प्रारंभ किया हुआ एक जन आंदोलन। देखिए 1770 एडी की बात है, ईस्वी की, कि जोधपुर के उस समय के तत्कालीन जो राजा थे उनको किस चीज की आवश्यकता हुई? महल के निर्माण की आवश्यकता। जोधपुर के तत्कालीन राजा को 1730 एडी में महल बनाने की आवश्यकता हुई। उस समय सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, चूना मिट्टी ये नहीं हुआ करता था। उस समय कंकड़ इकट्ठे किए जाते थे, लकड़ी जलाकर उन कंकड़ों को पकाया जाता था, उन्हीं कंकड़ों से चूना बना करके उस महल का निर्माण किया जाता था। अब इस हेतु कंकड़ों को पकाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता हुई, तो राजा के सिपाही खेजड़ली गांव में पहुंचे। खेजड़ली गांव में खेजड़ी के वृक्षों की बहुतायत संख्या थी, बहुत ज्यादा मात्रा में खेजड़ी के वृक्ष थे।
राजा के सिपाही वहां पहुंच गए और गांव में पहुंच करके उन्होंने खेजड़ी के वृक्षों को काटना शुरू कर दिया। उसकी आवाज पेड़ों के काटने की अमृता देवी बिश्नोई तक पहुंची। अमृता देवी बिश्नोई उनकी 3 पुत्रियों के साथ वहां गई और विनम्रता से सिपाहियों से पेड़ ने काटने का आग्रह किया, नम्रतापूर्वक निवेदन किया, भाई आप पेड़ मत काटो, ये प्रकृति है, प्रकृति के साथ इस प्रकार से छेड़छाड़ ठीक नहीं रहती। परंतु अमृता देवी बिश्नोई और उसकी 3 पुत्रियों के उस विनम्र निवेदन को सिपाहियों ने नहीं माना। तब अमृता देवी और उनकी पुत्रियां पेड़ों से चिपक गई। सिपाहियों ने क्या किया, बर्बरतापूर्वक पेड़ों के साथ साथ उनको भी काट दिया। ये खबर सारे गांव और आसपास के गांव में आग की तरफ फैल गई। अब तो क्या हुआ, दम के दम में लोग आकर के पेड़ों से चिपकते रहे, अपना बलिदान देते रहे। इस प्रकार वनों की उस खेरड़ी पेड़ों की रक्षा के लिए 363 लोगों ने अपना बलिदान कर दिया। आज बिश्नोई समाज पेड़ पौधों और वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु संकल्पबद्ध है। खेजड़ जी के बलिदान के बाद में इसी से प्रेरणा लेकर के सन 1973 में उत्तराखंड के महिलाओं ने वृक्षों की सुरक्षा के लिए चिपको आंदोलन चलाया। इस आंदोलन में 8 वर्षों तक चल करके सरकार को 1981 में इस बात पर विवश कर दिया कि 1000 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हेडों की कटाई नहीं की जाएगी। खेजड़ जी बलिदान के बाद चिपको आंदोलन को सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में आगे बढ़ाया गया। इसी प्रकार का आंदोलन कर्नाटक में भी चला, जिसका नाम था एपिको। एपिको कन्नड़ भाषा का शब्द है ये, और जिसका अर्थ होता है चिपकना। खेजड़ जी का बलिदान आज वनों की सुरक्षा के लिए एक आदर्श बन चुका है, एक मिसाल बन चुका है, एक प्रेरणा बन चुका है कि खेजड़े के वृक्ष आज नहीं, अमृता देवी बिश्नोई और उसकी 3 पुत्रियों के साथ 363 लोगों के बलिदान की याद दिलाता है और प्रेरणा प्रदान करता है। खेजड़ी को थार का कल्पवृक्ष भी माना गया है। वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। 1983 में खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित कर दिया। अब मैं आपको चिपको आंदोलन के बारे में बताऊंगा। आज आपका यह चर्चा खत्म हो जाएगा चिपको आंदोलन के साथ ही। देखिए चिपको आंदोलन, देखिए चिपको आंदोलन वनों की सुरक्षा की दिशा में उठाया गया एक प्रगतिशील कदम है। चिपको आंदोलन क्या है, प्रश्न बढ़ गया। चिपको आंदोलन वनों की सुरक्षा की दिशा में उठाया गया ये क्या है, प्रगतिशील कदम है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, वनों की या वनों के पेड़ों को कटने से रोकना। दूसरा पॉइंट दो, चिपको आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य ठेकेदारों द्वारा वनों के काटने को रोकना है। कुछ ठेकेदार ठेका ले लेते हैं, जंगलों को
काट देते हैं, तो रोकना है। इस आंदोलन की शुरुआत तीसरा पॉइंट लिख दो, चिपको आंदोलन की शुरुआत राजस्थान के किस गांव से हुई? जोधपुर जिले के खेजड़जी नामक गांव से हुई। क्या हुआ कि खेजड़जी गांव के लगभग अमृता देवी बिश्नोई के साथ खेजड़जी गांव के 363 स्त्री पुरुष तथा बच्चे अमृता देवी बिश्नोई के साथ बलिदान हो गए। आज से खेजड़जी गांव के 363 स्त्री पुरुष तथा बच्चे अमृता देवी बिश्नोई के साथ क्या हो गए थे? बलिदान हो गए थे। ये यहां से शुरू हुआ था। अब इसके बारे में मैं आपको और अन्य डिटेल बताता हूं कि हुआ क्या था। देखिए, सन 1730 AD में जोधपुर के तत्कालीन राजा को महल निर्माण हेतु लकड़ियों की आवश्यकता हुई। लकड़ी की आवश्यकता हुई। उसने क्या किया? अपने सैनिकों को खेजड़जी गांव भेज दिया और वृक्ष काटने का आदेश दिया। राजा ने अपने सैनिकों को खेजड़जी गांव भेजा और वृक्ष काटने का आदेश दिया। वृक्षों के कटने की आवाज सुनकर अमृता देवी व उनकी 3 पुत्रियां पेड़ों से निपट गई। तथा बलिदान हुई। सारे क्षेत्र में खबर फैल गई,
सारे क्षेत्र में फैलते ही लोग आकर पेड़ों से चिपकते रहे और बलिदान होते रहे। इस प्रकार कुल 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया। इस प्रकार कुल 363 लोगों ने अपना तथा राजा को अपना काम करना पड़ा। राजा ने अपना काम रोक दिया। अब इसके बाद में इससे प्रेरणा लेकर क्या क्या हुआ उसकी और 3-4 लाइनें हैं जो मैं आपको लिखवा देता हूं। यहां तक आप लिख लिया होगा आपने। बिश्नोई समाज के केजड़ के बलिदान से प्रेरणा लेकर बिश्नोई समाज के केजड़ के बलिदान से प्रेरणा लेकर सन कितने में 1973 में कहां के लोगों ने? उत्तराखंड के लोगों ने उत्तराखंड की महिलाओं ने इसको आंदोलन की शुरुआत की। कहने का तात्पर्य है कि प्रश्न बन गया इस लाइन में कि अमृता देवी बिश्नोई के बलिदान से प्रेरित होकर के और उत्तराखंड की महिलाओं ने क्या किया? 1973 में सिक्खो आंदोलन चलाया। यह आंदोलन कितने वर्षों तक चला? यह आंदोलन 8 वर्षों तक चला। यह आंदोलन लगभग 8 वर्ष तक चला तथा 1981 में सरकार ने क्या फैसला किया? 1000 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। तब 1981 में सरकार ने 1000 मीटर से ऊंचाई पर हरे वृक्षों की कटाई पर रोक लगा दी। हरे वृक्षों की कटाई पर रोक लगा दी। इसके बाद हम देखिए
खेजड़ली बलिदान के बाद सिक्को आंदोलन को सुंदरलाल बहुगुणा ने आगे बढ़ाया। वर्तमान सांसद रीता बहुगुणा के पिता थे। वर्तमान में जो सांसद है ना रीता बहुगुणा, उसके कौन थे? ये पिता थे। कर्नाटक में ये आंदोलन एपिको नाम से चला। आंदोलन एपिको नाम से चला। कन्नड़ भाषा में इसका अर्थ चिपकना होता है। कन्नड़ भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? कन्नड़ भाषा में इसका अर्थ चिपकना होता है। शॉर्ट में बढ़िया है बिल्कुल ही, और इसी लाइन के साथ पूरा हो जाएगा आपका ये। देखिए, खेजड़ली बलिदान वनों की सुरक्षा के लिए एक आदर्श है। ये विश्नोई समाज के बलिदान की याद दिलाता है। खेजड़ी को थार का कल्पवृक्ष कहते हैं। खेजड़ी को कल्पवृक्ष के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिक नाम फिलोसोफी सिनेरिया है। 1983 में खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। आपका ये पाठ इस प्रकार से आज समाप्त हो गया। कल नेक्स्ट चैप्टर 14 की शुरुआत होगी। धन्यवाद।